Wait a second, हाँ क्या हुआ स्क्रीन पे? एक सेकंड रुकना। देखो, तीन तरह का सेक्सुअल स्पोर्स होता है, ठीक है। एक होता है बेसिडियोस्पोर, एक होता को डाउट था, आलोक को डाउट था फंजाई में एक, उस डाउट को पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स इन हाँ सेक्सुअल स्पोर्स इन फंजाई, इसमें डाउट था ना आलोक? यस मैम। आलोक यस मैम। यस मैम। हेलो यस मैम। आवाज चला जा रहा है क्या? मैम आपको हम लोग का साउंड नहीं आ रहा? अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, बीच बीच में अटक जा रहा है ना, आवाज चला जा रहा है ना शायद। अभी ठीक है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, रुको। मेरा जितना भी डिवाइसेस और कनेक्टेड है वाईफाई से, सबको बंद करने दो। हाँ, तो सेक्सुअल स्पोर्ट्स एंड फंजाई में डाउट था। सेक्सुअल स्पोर्ट्स से आप लोग के लेवल पे, इस लेवल पे क्लास 11th में अगर क्वेश्चन आता है तो मेनली यही पूछा जाता है कि व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ सेक्सुअल स्पोर्ट, ठीक है। एक होता है बेसिडियोस्पोर, एक टाइप का स्पोर होता है बेसिडियोस्पोर, एक होता है ऊस्पोर, और तीसरा क्या है? एस्कोस्पोर, ठीक है, एस्कोस्पोर। बेसिडियोस्पोर कहाँ पे पाया जाता है? क्लास बेसिडियोमाइसिटीज में, क्लास बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोस्पोर पाया जाता है, ठीक है। ऊस्पोर कहाँ पे पाया जाता है? ऊस्पोर इज फाउंड इन फाइकोमाइसिटीज, ओके। और एस्कोस्पोर कहाँ पे मिलता है? एस्कोमाइसिटीज में, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है मेनली। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो गैमेटांजियल कांटेक्ट और गैमेटांजियल कॉपुलेशन देखे थे, है ना। दोज वर द 2 मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। उस मेथड में कोई डाउट है तो बताओ। ये स्पोर्स कैसे बनता है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनता है। जैसे कि मान लो कि 2 माइसीलियम है, अच्छा यहाँ से, हाँ, तो मान लो कि ऐसे 2 हाइफे है, ठीक है, 2 हाइफे है। तो इस हाइफे में ऐसे छोटे छोटे यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एक हाइफे है, ठीक है। मान लो कि ये 2 हाइफे है, ठीक है। हाइफे समझ रहे हो ना, हाइफा समझ रहे हो ना, माइसीलियम का जो पार्ट होता है, स्मॉलर यूनिट हाइफा।
अब इन दोनों में जो है, इन दोनों में एक फ्रूटिंग बॉडी बना, इन दोनों में एक फ्रूटिंग बॉडी बना जिसमें कि स्पोर्स प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे स्पोर्स प्रेजेंट हो जाएगा। एक साइड में जो मेल सेगमेंट होता है उसको हम बोलते हैं एंथेरिडियम, जो मेल सेगमेंट होता है उसको हम बोलते हैं एंथेरिडियम, और जो फीमेल सेगमेंट होता है उसको हम बोलते हैं ऊगोनियम। ठीक है, जो फीमेल सेगमेंट है उसको हम बोलते हैं ऊगोनियम। ये वैसे बनवा चुके हैं आप लोग एक कॉपी में, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। ऊगोनियम, मेल एंड फीमेल, एंथ्रीडियम एंड ऊगोनियम। अब क्या होता है, अब क्या होता है, ये दोनों कंटैक्ट में आते हैं, दे कम इन कंटैक्ट। ठीक है, ये ऐसे कंटैक्ट में आएगा और इधर से जो फीमेल है वो भी इधर से ऐसे कंटैक्ट में आते हैं। ठीक है, ओके। अब क्या होगा, यहाँ पे एक ट्यूब जनरेट होता है, यहाँ पे एक ट्यूब जनरेट होता है जिसके थ्रू जो है गेमीट्स ट्रांसफर होता है, जिसके थ्रू गेमीट्स का मेल टू फीमेल में ट्रांसफर होता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोगैमी, जिसके थ्रू साइटोप्लाज्म का ट्रांसफर होता है। अब आगे क्या होगा, साइटोप्लाज्म का एक बार ट्रांसफर हो जाएगा, फिर मेल और फीमेल गेमीट जो है वो ज्वाइन हो जाएंगे और एक सिंगल न्यूक्लियाई बना, एक सिंगल न्यूक्लियस बनाएंगे जिसको कि हम लोग बोलते हैं कैरियोगैमी। ठीक है, कैरियोगैमी हो गया। अब कैरियोगैमी होने के बाद ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है मेल और फीमेल गेमीट्स का जो फ्यूजन हुआ है, ये पार्ट जो है ये टूट करके अलग हो जाता है। ठीक है, ये पार्ट जो है ये टूट करके अलग हो जाता है, इसको बोलते हैं स्पोर। ठीक है, जो गेमीट का फ्यूजन जो हुआ है ना, जाइगोट जो बना है एक तरह से, उसको यहाँ पे बोलते हैं स्पोर। और ये जो स्पोर यहाँ पे बना है ये है ऊस्पोर। ये ऊस्पोर जो है ये जहां कहीं भी ग्राउंड पे गिरेगा वहां पे ये पहले मियोसिस करेगा। अगर इसमें फ्लैजेला डेवलप हो गया तो इसको जूस्पोर बोलेंगे। अगर इसमें फ्लैजेला डेवलप हो गया तो इसको जूस्पोर बोलेंगे। और जूस्पोर से क्या बनेगा, जूस्पोर में जर्मिनेशन होगा और जर्मिनेशन होने के बाद एक नया माइसिलियम बनता है। ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज अगर है या फिर ऊमाइसिटीज है, सॉरी ऊस्पोर है या फिर बेसिडियोस्पोर है, सब में ऑलमोस्ट सेम ही प्रोसेस चलता है। बेसिडियोस्पोर में क्या होता है, बस न्यूक्लियस तुरंत ज्वाइन होकर के 2n नहीं बनता है, बहुत टाइम तक n+n डाइकैरियन स्टेज में रहता है। समझ रहे हो इस बात को? Yes, ma'am. ठीक है, तो स्पोर्स मेनली जो है आपको दो तरह का जो ये प्रोसेस याद करना पड़ेगा थोड़ा, गैमेटांजियल कंटैक्ट एंड गैमेटांजियल कॉपुलेशन। और उसके अलावा ये 3 तरह का सेक्सुअल स्पोर्स जो है फंजाई में, वो याद रखना पड़ेगा कि किसमें कौन सा सेक्सुअल स्पोर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और किसी के स्कूल में ये चैप्टर हुआ है अभी तक? स्कूल खुला है किसी का? स्कूल ज्वाइन हो गया है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है, ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है स्कूल में फंजाई? No, ma'am. नहीं हुआ है ना, तो अभी थोड़ा वेट कर लो, एक बार देख लेते हैं कि स्कूल में टीचर्स कहाँ तक पढ़ा रहे हैं इसको, उसके बाद फिर इसके। और वैसे हम काफी डिटेल में पढ़ाए हैं, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, बट एक बार रुक जाओ, एक बार देख लेते हैं कि स्कूल में कितना पढ़ा रहे हैं, उसके हिसाब से भी एक अंदाजा लग जाएगा हम लोगों को। ठीक है, और आप लोगों का रिजल्ट कब आ रहा है? मैम फिर पोस्टपोन हो गया मैम। फिर पोस्टपोन्ड हो गया? यस मैम। अच्छा, चलो कोई नहीं, ठीक है, जब आएगा तब देख लेंगे, ऐसा क्या ये है ना। चलो हम लोग वायरस स्टार्ट करें आज, यस मैम। सभी लोग वायरस स्टार्ट करें। Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. So let's start with viruses. Just give me a moment.
हेडिंग लगाओ वायरसेस। ठीक है, हेडिंग डालो वायरसेस। अब लिखना वायरस is a Latin word. Virus is a Latin word which means poisonous fluid. Virus is a Latin word which means poisonous fluid और venom. venom मतलब जहर होता है, venom. poisonous fluid का मतलब भी वही होता है, और secretion. ठीक है, वायरस एक लेटिन वर्ड है, एक लेटिन वर्ड है। लेटिन इज अ लैंग्वेज विच इज अ डेड लैंग्वेज। ठीक है, अब ये डेड है, अब इस लैंग्वेज में कोई चेंजेस नहीं आता है। डेड लैंग्वेज ऐसा लैंग्वेज होता है जिसमें अब कोई चेंजेस नहीं आता, कोई नया वर्ड ऐड नहीं होता, किसी वर्ड का डेफिनेशन चेंज नहीं होता, किसी का स्पेलिंग चेंज नहीं होता। ठीक है, तो वायरस इज अ लेटिन वर्ड जिसका की मतलब है पॉइजनस फ्लूइड या फिर वेनम या फिर सेक्रीशन। सेक्रीशन मतलब ऐसा कुछ सब्सटेंस जो कि बहता हो, जो कि बॉडी से निकल के बाहर आता हो। ठीक है, तो इट इज द मीनिंग इज पॉइजनस फ्लूइड, वेनम और सेक्रीशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो इवन ऑस्काई। वेट अ सेकंड, एक बार ये स्पेलिंग इवेनॉस्काई। इवेनॉस्काई ये साइंटिस्ट है। ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम है। इवेनॉस्काई के लिए लिखो separated a microorganism, separated a microorganism from the sap of an infected plant, sap of an infected plant, separated a microorganism from the sap of an infected plant and named it TMV. समझाएंगे अभी। TMV, named it TMV. इसी में आगे लिखो he reported that viruses are smaller than bacteria, He reported that viruses are smaller than bacteria and that they can pass through bacteria proof filters. अभी इसका मतलब समझाएंगे, पहले लिखो bacteria proof filters. ओके, इवेनॉस्की एक साइंटिस्ट का नाम है। दिस इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट जिन्होंने क्या कहा, क्या किया, वील स्टडी अबाउट दैट। ये जो साइंटिस्ट का नाम है ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। ओके, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट नेम। 3-4 नाम है जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, उन तीनों चारों नाम को हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, लिख लो पहले, उसके बाद फिर आई विल एक्सप्लेन।
हो जाए तो बता देना। मैम डन। ओके अब देखो इवानोस्की ने क्या किया, ठीक है, ही वाज अ साइंटिस्ट। उन्होंने अब क्या बताया, आप प्लांट्स आप समझते हो, प्लांट को अगर काटोगे ना, प्लांट को अगर कहीं से कट करोगे, प्लांट है मान लो, अगर उसको कहीं से कट करते हो तो उससे छोटा छोटा फ्लूइड लाइक ड्रॉपलेट्स गिरता है। देखे हो कभी प्लांट से फ्लूइड निकलते हुए, यस मैम। है ना, उसको प्लांट सैप बोलते हैं, ठीक है, उसको प्लांट सैप बोलते हैं। तो क्या हुआ कि एक टोबैको का प्लांट था, ठीक है, टोबैको मतलब खैनी जिसको बोलते हैं, है ना, टोबैको का प्लांट था, तंबाकू, तंबाकू बोलते हैं, सॉरी तंबाकू बोलते हैं। तो एक टोबैको का प्लांट था, इट वाज इन्फेक्टेड, इट वाज इन्फेक्टेड, उसमें इन्फेक्शन हो रखा था। कैसे पता चलता है, क्योंकि उसमें स्पॉट्स नजर आता है, उसके लीव्स में स्पॉट्स नजर आते हैं, टोबैको के प्लांट के लीव्स में स्पॉटिंग नजर आता है, तो वी गेट टू नो कि वो इन्फेक्टेड है। तो एक इन्फेक्टेड प्लांट था जिसको ऑलरेडी इन्फेक्शन हो रखा था, उस प्लांट को कट करके उसमें से सैप निकाला गया, उस प्लांट को कट करके उसमें से प्लांट का थोड़ा सा फ्लूइड निकाला गया, ठीक है। उस फ्लूइड को जब हम लोग जब उन साइंटिस्ट ने उस फ्लूइड को जब माइक्रोस्कोप में देखा, उस फ्लूइड को जब माइक्रोस्कोप में देखा उन साइंटिस्ट ने, तो उनको क्या पता चला कि एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन हो रहा है। पर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो था ये अभी नया था, इसके बारे में इनको कुछ पता नहीं था, ये जानते नहीं थे। तो ये एक नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिज्म था जो कि इस प्लांट सैप से निकला, एक इन्फेक्टेड प्लांट के सैप से। और सिंस ये टोबैको प्लांट से निकला, और टोबैको में ये कैसा डिजीज कॉज करता है बताते हैं अभी। जैसे जमीन पर मोजाइक देखे हो, आजकल तो घर में मार्बल टाइल्स वगैरह लगने लगा है, पहले के टाइम में थोड़ा पहले अगर जाओ, जैसे हमारे टाइम में घर में मोजाइक हुआ करता था फ्लोर पे, ठीक है, सीमेंट सीमेंट रहता है और बीच बीच में ऐसे दाने होते हैं, अभी भी होता है यार बहुत सारे घर में, तुम लोग मोजाइक नहीं देखे हो कोई भी? यस मैम। देखे हो ना। तो मोजाइक लाइक लीफ पे और पूरे प्लांट में मोजाइक लाइक पैटर्न फॉर्म हो जाता था, ठीक है, मोजाइक लाइक पैटर्न फॉर्म हो जाता था। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसका डिजीज कैसा था, ये मोजाइक लाइक पैचेस फॉर्म कर देता था। तो इसको क्या बोला गया, इस ऑर्गेनिज्म का नाम रख दिया गया टोबैको मोजाइक वायरस। टोबैको मोजाइक, टोबैको क्यों, क्योंकि टोबैको के प्लांट में है, मोजाइक लाइक फॉर्मेशन कर रहा है, और टोबैको मोजाइक वायरस, ठीक है, इसका नाम रखा गया टोबैको मोजाइक वायरस, जिसको कि हम लोग लिखे हैं टीएमवी, ठीक है, टीएमवी। अब जब इस टीएमवी को, टोबैको मोजाइक वायरस को, एक फिल्टर आता है ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साइज को चेक करने के लिए एक फिल्टर आता है, ठीक है। तो एक फिल्टर मतलब एक छलनी जैसा रहता है, छलनी समझ रहे हो ना, जिससे आटा छानते हैं हम लोग, या फिर जिससे चाय पत्ती छानते हैं, ऐसे पतला पतला उसमें ऐसे स्ट्रैंड्स रहता है ना, नेट जैसा रहता है वो, है यस ना, मैम। ऐसा ऐसा एक छलनी जैसा फिल्टर्स लिया जाता है, ठीक है, फिल्टर लिया गया, उसके थ्रू हम लोग बैक्टीरिया को पास किए, पहले हम लोग बैक्टीरिया को पास किए। तो बैक्टीरिया पास हो गया, बैक्टीरिया इसके थ्रू पास हो गया, ठीक है, मतलब बैक्टीरिया इसके आर पार हो गया, ठीक है। तो बैक्टीरिया इसके आर पार हो गया, इस नेटवर्क के थ्रू, इस छलनी के थ्रू बैक्टीरिया आर पार हो गया, बैक्टीरिया जो है वो पास हो गया। पर जब वायरस को हम लोग पास कराना चाहे, जब वायरस को पास कराना चाहे तो वायरस पास नहीं हो पाया। वेट अ सेकेंड, सॉरी उल्टा उल्टा, बैक्टीरिया को जब पास कराए तो बैक्टीरिया यहाँ पे अटक के रह गया, बैक्टीरिया जो है वो अटक के रह गया, बैक्टीरिया पास नहीं हुआ। बैक्टीरिया को जब इस छलनी से पास कराए तो बैक्टीरिया पास नहीं हुआ, वो अटक के रह गया। जबकि वायरसेस को जब हम लोग यहाँ से क्रॉस करवाते हैं तो वायरस बहुत इजीली क्रॉस हो गया, ठीक है, वायरस इजीली क्रॉस हो गया। अगर बैक्टीरिया यहाँ से क्रॉस नहीं हो पाया, बैक्टीरिया अगर अटक गया और वायरस अगर क्रॉस हो गया, मतलब किसका साइज छोटा है, वायरस। वायरस का साइज छोटा है। तो इस फिल्टर को यूज किया गया था चेक करने के लिए कि बैक्टीरिया का साइज छोटा है या फिर वायरसेस का साइज छोटा है,
ठीक है, तो बैक्टीरिया पास नहीं कर पाया, बैक्टीरिया यहाँ पे अटक गया, मतलब बैक्टीरिया का साइज बड़ा है और वायरसेस जो है वो इजी पास कर गया इसके थ्रू। तो वायरसेस मतलब छोटा है। तो इसके थ्रू इन साइंटिस्ट ने बताया, दो बातें इन्होंने कही। एक तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल रहा है प्लांट के सैप से, टोबैको प्लांट के सैप से, ठीक है। And he reported that ये जो microorganism है, this is actually smaller than the bacteria because they can pass through bacteria proof filters. ऐसे filters जिससे बैक्टीरिया नहीं पास कर पाए, मतलब बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स जो हैं उनसे हमारा वायरस क्रॉस कर जाता है, उनसे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्रॉस कर गए। ठीक है, तो समझ में आया कि इवानोस्की ने क्या बताया था? Yes, ma'am. समझ में आया? बाकी लोग समझ में आया सभी को? यस मैम। यस चलो मैम। आगे बढ़े, नेक्स्ट साइंटिस्ट पे चलते हैं। इनका नाम लिखो, बीजेरिंग। बीजेरिंग, ठीक है, नाम लिखो बीजेरिंग। बीजेरिंग ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बीजेरिंग में लिखो, he called them, he called them, them किसको बोल रहे हैं? वायरसेस को बोल रहे हैं, ठीक है। चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो, them is viruses. He called them contagium vivum fluidum. Contagium vivum fluidum. He called them contagium vivum fluidum. अंडरलाइन करो contagium vivum fluidum को। कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम का मतलब लिखो, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम मीनिंग मतलब लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड, लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड। He called them contagium vivum fluidum. Contagium vivum fluidum का मतलब क्या होता है? लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड। जब तक वायरस से जिंदा रहते हैं ना, जब तक वायरस से जिंदा रहते हैं, दे आर वेरी इन्फेक्शियस। वी नो अबाउट दैट, है ना, इस बारे में तो अभी हम लोग जानते हैं। वी आर फेसिंग अ पैंडेमिक ड्यू टू द वायरसेस। वायरसेस के वजह से एक पैंडेमिक चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, और दैट इज ड्यू टू कोरोना वायरस, है ना। और बोला जाता है ना बार बार कि वायरसेस को किल करना, वायरसेस को किल करना, वायरसेस किल होंगे अगर सैनिटाइजर्स लगाओगे तो वायरसेस किल होंगे। और हमारे बॉडी के अंदर वायरसेस कैसे किल होते हैं? एंटीबायोटिक्स का बेसिकली वायरस पे कोई असर नहीं होता है। तो ये जब तक लिविंग रहते हैं ना, ये वायरस जहां कहीं भी लिविंग फॉर्म में रहते हैं, वो तब तक इन्फेक्शियस रहते हैं, ठीक है। मतलब मान लो कि कोई एक इंसान है जिसको कि कोई वायरल इन्फेक्शन है, मान लो कि कोई एक कोविड पेशेंट है, ठीक है, एक कोविड पेशेंट है, वो मान लो अपने नोज को टच किया या अपने माउथ को टच किया, ठीक है। तो उसके नोज या उसके माउथ के थ्रू उसके हाथ में अगर कोई लिक्विड आ गया, ठीक है, मान लो सलाइवा आ गया या नाक से कोई फ्लूइड आ गया, तो क्या होता है कि उसके हाथ में वो वायरस जो है वो ट्रांसफर हो जाता है थ्रू दैट फ्लूइड, ठीक है। थ्रू दैट फ्लूइड द वायरस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम इनसाइड द बॉडी टू योर हैंड, ठीक है। उस इंसान के हाथ में वो वायरस जो है वो ट्रांसफर हो गया। अब तुम जाते हो, जा करके उसके उसी हाथ को मिलाते हो, उसी हाथ से उससे हैंडशेक करते हो कुछ, तो वो फ्लूइड का ट्रांसफर हो रहा है, वन हैंड टू द अदर फ्लूइड का ट्रांसफर हो रहा है। अब अपने हाथ से अगर तुम अपने नोज को टच करते हो या माउथ को टच करते हो, तो उस वायरस को रास्ता मिल जाएगा तुम्हारे हाथ से तुम्हारे बॉडी में एंटर करने का, ठीक है। या फिर तुम्हारे सामने कोई खांस रहा है या कोई छींक रहा है, तो वो जो फ्लूइड का जो ट्रांसफर होगा, उस फ्लूइड के ट्रांसफर से वायरस तुम्हारे अंदर ट्रांसफर हो सकता है, ठीक
ठीक है। पर अभी बोला जाता, मतलब हम लोगों को पता है कि मास्क लगा कर रखना है। मास्क क्यों लगा कर रखते हैं? ताकि फ्लूइड का ट्रांसफर ना हो, ताकि ड्रॉपलेट्स जो है, हम लोग खांसते हैं, हम लोग छींते हैं तो ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं। कभी भी खांसोगे तो देखोगे कुछ ना कुछ ड्रॉपलेट्स जो है वो हाथ पे आ जाता है। तो वो जो ड्रॉपलेट्स बाहर निकलता है ना, वो इन्फेक्शन फैलाता है। ठीक है। अगर वायरस जमीन पर गिरा हुआ है तो ऐसा नहीं कि वायरस उड़ के तुम तक पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर किसी सरफेस पे है तो ऐसा नहीं कि जब तक तुम उस सरफेस को छूते नहीं हो तब तक वो तुम तक नहीं पहुंचता है। तो वायरस इज बेसिकली प्रेजेंट इन फ्लूइड्स। ये फ्लूइड के थ्रू या एयर के थ्रू इसको कोई ट्रांसमिशन मीडियम चाहिए होता है, ये खुद से मूव नहीं कर सकता है। ठीक है। तो बीजरेनिक ने पहली बार बताया था कि वायरसेस जो है दे आर इन्फेक्शियस फ्लूइड, दे आर लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड दैट मूव्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, समझ रहे हो? समझ रहे यस हो? मैम। ओके, चलो। मैम बीजरेनिक एक साइंटिफिक नेम है मैम, कौन सा? कंटेजियम विवियम एंड नहीं फ्लूडियम। नहीं नहीं, ये साइंटिफिक नेम नहीं है, ये लेटिन सेंटेंस है जिसका मतलब होता है लिविंग सेंटेंस है। कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम का मतलब होता है जो कि कंटेजियस हो। कंटेजियस मतलब जो एक से दूसरे को फैलता हो। और वाइवम वर्ड इज फॉर वायरस एंड फ्लूइडम फ्लूइड के लिए। तो कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम का मतलब है लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड। ठीक है, ये कोई साइंटिफिक नेम नहीं है। ओके। मैम। अगला देखो, अगले साइंटिस्ट का नाम लिखो स्टैनली। कोई कुछ पूछ रहा था क्या? यस मैम। हाँ बोलो आदित्य। मैम जैसे मैम साइंटिफिक नेम में अगर 3 वर्ड रहेगा, एक तो जीनस, सेकंड स्पीशीज और थर्ड वाले को क्या बोलेंगे? सब सब। स्पीशीज। तो मैम सब हम टिक स्पीशीज। तो मैम क्वेश्चन में सब स्पीशीज टिक किए थे पर आंसर गलत था। यस मैम, सेम मैम उसमें प्रॉब्लम। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुआ था। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन? देखो कभी कभार साइंटिस्ट का नाम भी लिखा रहता है। जैसे अगर ये हम लिखें मैंगी फेरा इंडिका लिन, ठीक है, तो ये जो है ये साइंटिस्ट का नाम है। एक बार वो क्वेश्चन भेज के देखना ना प्लीज, एक बार वो क्वेश्चन भेज देना, हम देख लेंगे। यस मैम। ठीक है, एक बार वो क्वेश्चन भेज देना, हमेशा सब स्पीशीज का नाम नहीं रहता है। तो एक बार वो क्वेश्चन भेज देना, जो भी क्वेश्चन गलत हुआ है हम देख लेंगे उसको कि उसमें क्या गड़बड़ है। ठीक है। तो यस अगले मैम। जो साइंटिस्ट हैं, हिज नेम वाज स्टैनली। स्टैनली, स्टैनली के लिए लिखो क्रिस्टलाइज्ड, क्रिस्टलाइज्ड टीएमवी, टीएमवी फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम he got the Nobel Prize for that. He got the Nobel Prize for that. अब देखो प्लांट के सैप से, प्लांट के सैप से, मान लो ये प्लांट का सैप है, प्लांट के सैप को हम लोग निकाल करके एक छोटे से कंटेनर में रख लिए। ठीक है, छोटे से कंटेनर में रख लिए। अब इस प्लांट के सैप से इतने छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अलग करना जो कि बैक्टीरिया से भी छोटा है, जो कि बैक्टीरिया से भी छोटा है, इतने छोटे ऑर्गेनिज्म को इस लिक्विड से अलग करना इजी काम नहीं होता है। ठीक है। तो ये कोई इजी काम नहीं होता है कि एक प्लांट के सैप से बिल्कुल माइन्यूट, बिल्कुल छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अलग कर सके। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बैक्टीरिया को ही किसी दूसरे पार्टिकल से सेपरेट करने में प्रॉब्लम आता है। तो ये तो वायरस है जो कि और भी ज्यादा छोटा होता है, तो इसको अलग कर पाना प्लांट सैप से अलग इजी नहीं होता है। पर स्टैनली ने प्लांट सैप से वायरसेस को अलग किया। ठीक है, प्लांट सैप से वायरसेस को अलग किया। और जो प्रोसेस उन्होंने यूज किया, जो प्रोसेस उन्होंने यूज किया प्लांट सैप और वायरसेस को अलग करने के लिए,
उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ये क्रिस्टलाइजेशन, अच्छा अभी हम प्रॉपर स्पेलिंग लिख देते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। जिस प्रोसेस के थ्रू उन्होंने प्लांट सैप को वायरसेस से अलग किया और वायरसेस को पहली बार वायरसेस को क्रिस्टलाइज करके, मतलब अलग करके वायरस के स्ट्रक्चर को दिया कि ये लो, ये वायरस है, अब इसके ऊपर पढ़ाई करो। तो ये जो वायरसेस को फर्स्ट टाइम अलग किया गया, दैट वाज डन बाय अ साइंटिस्ट हुज नेम वाज स्टैनली। ठीक है, समझ रहे हो? यस मैम। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट? नो मैम। ओके, जस्ट अ सेकंड। अच्छा, आज क्लास में कुछ नए स्टूडेंट्स हैं क्या? सिमरन, यस मैम। प्रियांशु, एकता, ओके। तो ये जो टॉपिक है ये न्यू टॉपिक है, ये फ्रेश टॉपिक है, वायरसेस। तो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना, समझने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रहा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा? नो मैम। ओके, प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा। कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ नहीं समझ में आए, तो क्लास का रूल ये है कि वहां पर आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, यू कैन ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस। ओके, ठीक है ना? यस मैम। चलो, और अगर स्पीड ज्यादा लगे, ऐसा लगे कि ज्यादा स्पीड में पढ़ा रहे हैं या फिर ज्यादा स्लो पढ़ा रहे हैं, तो यू कैन ऑलवेज टेल मी। अगर किसी को भी ऐसा लगे तो क्वेश्चंस आर ऑलवेज वेलकम। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो वो हमेशा पूछ सकते हो। चलो, तो फिलहाल इन 3 साइंटिस्ट के बारे में जानना था। यस, अभी फिलहाल ये 3 साइंटिस्ट के बारे में जानना है। हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिखेंगे वायरसेस के बारे में। तो हेडिंग लगाओ, साइंटिस्ट के बाद एक हेडिंग लगाओ, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स of viruses. Characteristic features of viruses. ठीक है, हेडिंग डालो, पहले सारे पॉइंट्स लिखते हैं, उसके बाद फिर पॉइंट्स को समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखो, these are submicroscopic and non-cellular. These are submicroscopic and non-cellular organisms generally smaller than generally smaller than 200 nanometer. Generally smaller than 200 nanometer. Second point likho, they are obligate intracellular parasites. अभी हर वर्ड का मीनिंग हम समझाएंगे, अभी समझ नहीं आ रहा होगा बट हम समझाएंगे अभी। They are obligate intracellular parasites. सही स्पेलिंग लिखना, obligate intracellular parasites. They are obligate intracellular parasites. आगे लिखो, they have either RNA or DNA. They have either RNA or DNA. No virus contains
No virus contains both RNA and DNA. No virus contains both RNA and DNA. No virus contains both RNA and DNA. Next point लिखो. They are inert. They are inert. They are inert outside their specific host. Outside their specific host. They are inert outside their specific host in crystalline form. In crystalline form. Last point लिखो. They contain, यहाँ पे दे viruses है, ठीक है, दे मतलब viruses. They contain nucleic acid. They contain nucleic acid. So they are capable of protein synthesis. So they are capable of protein synthesis by the help of host cell. By the help of host cell. ठीक है, यहां तक लिखो. कितने पॉइंट्स हुए? 1 2 3 4 5. ये 5 पॉइंट्स लिखो, फिर एक एक करके समझते हैं. लिख लोगे तो बता देना. आवाज तो आ रही है ना, सुन पा रहे हो ना? Yes, ma'am. ओके, ठीक है. लिखना हो जाए तो बता देना प्लीज. Ma'am, हो गया. ओके, सभी का हो गया? Yes, ma'am, done. चलो अब समझते हैं. कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ वायरस. वायरस के कैरेक्टर्स क्या होते हैं? सिंपल 5 चीजें जो पहले हम लोगों को यहाँ पे समझना है वो देखते हैं. These are सब माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है. जनरली स्मॉलर देन 200 नैनोमीटर. 1 मीटर में कितना नैनोमीटर होता है पता है किसी को? 10 to the power minus 9. 10 to the power 9. 10 to the power 9, ठीक है. एक नैनोमीटर में 10 to the power minus 9 मीटर होता है. तो 9 अगर याद है तो ठीक है. 1 मीटर में 10 to the power 9 नैनोमीटर होता है. मतलब नैनोमीटर इज अ वेरी 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 स्मॉल यूनिट, ठीक है. या नैनोमीटर जो होता है बहुत स्मॉल यूनिट होता है, बहुत स्मॉल यूनिट होता है. अब जो एक बात ध्यान रखने वाली है वो ये है कि दीज आर नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. वायरस के पास कोई सेल नहीं होता, ठीक है.
अभी इतना हम लोग पिछले 1 साल से सुन रहे हैं वायरस के बारे में कि हम लोग वायरस को भी लिविंग ऑर्गेनिज्म समझने लगे हैं, बट एक्चुअल में फैक्ट ये है कि वायरसेस जो होता है जब तक वो किसी के बॉडी में एंटर नहीं करता है तब तक वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। नॉन लिविंग भी नहीं बोलेंगे, वायरसेस को बोला जाता है एक्चुअली कि दे लाई ऑन द बाउंड्री ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। कभी वो लिविंग हो जाते हैं, कभी नॉन लिविंग रहते हैं। ठीक है, तो वायरसेस आर नॉट एग्जैक्टली लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, वायरसेस आर नॉन सेल्यूलर, मतलब वायरस के पास अपना कोई सेल नहीं होता है। वायरस के पास अपना कोई सेल नहीं होता है। तो अगर सेल नहीं है तो कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग हो सकता है क्या? अगर सेल ना हो तो, अगर सेल नहीं है तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। और जब हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, दैट वाज द लिविंग वर्ल्ड, तो उस टाइम पे हम लोग देखे थे कि मेटाबॉलिज्म इज वन ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ लिविंग, मतलब लिविंग होने का एक क्राइटेरिया होता है मेटाबॉलिज्म, है ना। सेल नहीं है तो सेल के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा है, मतलब मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है। तो वायरसेस जो होते हैं वो नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब इनके पास कोई सेल नहीं होता है, इनके पास कोई सेल नहीं होता है। ठीक है, नॉन सेलर होते हैं, इनके पास कोई सेल नहीं होता है। अब अगर कोई सेल नहीं होगा तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। ठीक है, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो वायरसेस को एक तरह से हम नॉन लिविंग बोल सकते हैं। पर वायरसेस एक टाइम पीरियड तक ही नॉन लिविंग रहते हैं। वो कब लिविंग होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इनके अंदर सेल नहीं होता। नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स को हम लोग ए सेल्यूलर भी बोल सकते हैं, नॉन सेल्यूलर को ए सेल्यूलर भी बोल सकते हैं। ए मतलब एब्सेंट, ए सेल्यूलर भी बोल सकते हैं, नॉन सेल्यूलर को ए सेल्यूलर भी बोलते हैं। They are obligate intracellular parasites. Obligate का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? कंपल्सरी। Yes, good. Obligate का मतलब होता है कंपल्सरी। Obligate का मतलब होता है कंपल्सरी। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, मतलब कंपल्सरी पैरासाइट्स होते हैं। ये जब तक किसी के ऊपर पैरासाइट बन के नहीं रहेंगे ना, जब तक ये किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड नहीं करेंगे, दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं रहेंगे, तब तक ये नॉन लिविंग रहते हैं। दे आर कंपल्सरी पैरासाइट्स, मतलब अगर इनको जिंदा रहना है, अगर इनको रिप्रोड्यूस करना है तो इनको को पैरासाइट ही बनना पड़ता है। पैरासाइट कौन होते हैं? दैट लिव ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, लिव ऑन और इनसाइड अदर ऑर्गेनिजम्स। लिव ऑन और इनसाइड अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब जो वर्ड है इंट्रासेल्यूलर, इंट्रासेल्यूलर का मतलब समझेंगे। इंट्रासेल्यूलर के साथ साथ दो और वर्ड्स का मतलब समझेंगे जो कि हम चाहते हैं कि आप लोग साइड में कहीं पे लिख लो और इस बात को याद रखना आगे के लिए, फ्यूचर के लिए याद रखना। ठीक है, आई एम ड्रॉइंग अ सेल हियर। ये एक सेल ड्रॉ किए, ये 2 सेल ड्रॉ किए, ये 3 सेल ड्रॉ किए, ये 4 सेल ड्रॉ किए। ठीक है, और भी सेल्स ड्रॉ कर सकते हैं, हम अभी 4 सेल ड्रॉ किए। ये 4 सेल्स हैं। ठीक है, ये सेल्स हैं, ये जो है ये सेल है, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, का मतलब समझो। एक होता है इंट्रा, एक होता है इंटर, एक होता है एक्स्ट्रा। ठीक है, इन 3 वर्ड्स का मतलब समझो बायोलॉजी के टर्म्स में, बायोलॉजी के टर्म्स में इन 3 वर्ड्स का मतलब समझो। और इंट्रा, इंटर, एक्स्ट्रा बार बार आएगा। यहाँ पे हम लोगों के पास जो टर्म आया है वो है इंट्रासेल्यूलर। ठीक है, तो देखो, अगर सेल के अंदर कुछ प्रेजेंट है, अगर कुछ सेल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, सेल के अंदर अगर कुछ प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे इंट्रा। सेल के अंदर अगर कुछ प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे इंट्रा। समझ रहे हो? अगर सेल के अंदर कुछ प्रेजेंट है, सेल के इनसाइड कुछ प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे इंट्रा, इनसाइड।
ठीक है, इंट्रा मतलब इनसाइड। ओके, ये बात क्लियर हुआ? ये बात क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब अगर सेल के बाहर कुछ प्रेजेंट है, सेल के बाहर कुछ प्रेजेंट है, तो इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा, इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, सेल के अंदर है तो इंट्रा, सेल के बाहर है तो एक्स्ट्रा। अब मान लो दो सेल के बीच में कुछ प्रेजेंट है, दो सेल के बीच में कुछ प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इंटर। इंटर, इंटर लिखो बिटवीन, एक्स्ट्रा लिखो आउटसाइड। इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होता था स्कूल में, बाहर से फुटबॉल खेलने दूसरे स्कूल के बच्चे आते थे, इंटर स्कूल टूर्नामेंट होता था, इंटर स्कूल डिबेट होता था, इंटर स्कूल कंपटीशन होता था, ये सब स्कूल में, Yes, Yes. ma'am. है ना? तो दो स्कूल के बीच में होता था, है ना? दो स्टेट के बीच में अगर कंपटीशन हो रहा हो, मान लो बिहार और झारखंड के बीच में फुटबॉल कंपटीशन है, तो क्या बोला जाता है? इंटर स्टेट फुटबॉल कंपटीशन, है ना? इंटर Yes. स्टेट फुटबॉल टूर्नामेंट। तो दो के बीच में अगर कुछ हो रहा हो तो दैट इज नोन एज इंटर। ओके, दैट इज नोन एज इंटर। अगर अंदर हो रहा हो तो इंट्रा, बाहर हो रहा हो तो एक्स्ट्रा, और दो के बीच में अगर हो रहा हो तो दैट इज नोन एज इंटर। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, ये ड्रॉ कर लो। ये ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो हम लोगों के यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट, है ना? यही लिखा हुआ है ना, ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट। तो ऑब्लिगेट मतलब कंपल्सरी, ऑब्लिगेट मतलब कंपल्सरी। सेल के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर रहने वाले पैरासाइट को हम इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट बोलेंगे। इंट्रासेल्यूलर वायरसेस जो होते हैं ना, वो हमारे सेल के अंदर रहते हैं, ठीक है, वो हमारे सेल्स के बाहर नहीं रहते हैं, वो दो सेल्स के बीच में नहीं रहते हैं, वो हमारे सेल्स के अंदर रहते हैं। तो ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट, कंपल्सरी पैरासाइट्स, कंपल्सरी पैरासाइट्स that live within, that live within, that lives within the cell, that lives within the cell of an organism। कंपल्सरी पैरासाइट होते हैं, इस ऑर्गेनिज्म के सेल के बाहर जब ये निकलते हैं तो दे विल डाई, बट दीज आर कंपल्सरी पैरासाइट। जब तक ये अंदर रहेंगे ये जिंदा रहेंगे, पर एक बार ये बाहर निकलते हैं दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव, ठीक है। दे आर कंपल्सरी पैरासाइट्स, ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट्स। इसका मतलब समझ में आया इस टर्म का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Just give me a minute, ये लिख लो तब तक, I'll just come back in a minute।
हो गया? Yes, ma'am. चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? दे have either RNA or DNA inside their body. No virus contains both RNA and DNA. अच्छा, ओके, अब ये कौन बताएगा कि हमारे बॉडी के अंदर आरएनए होता है या डीएनए DNA. होता है? आरएनए नहीं होता? No, ma'am. मैम दोनों बोलो तो अगस्त। दोनों होता है? यस, दोनों होता है। हमारे बॉडी के अंदर डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर दोनों होता है, आरएनए भी होता है, डीएनए भी होता है, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं प्लांट्स के अंदर, जैसे डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। एनिमल्स के अंदर मोस्टली दोनों होता है, डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, ठीक है। किसी में हो सकता है कि सिर्फ डीएनए हो, किसी में हो सकता है सिर्फ आरएनए हो। ये डीएनए और आरएनए क्या होता है आखिर? मैम दे आर न्यूक्लिक एसिड। यस, दे आर न्यूक्लिक एसिड्स, करेक्ट। They are nucleic acid, deoxyribonucleic acid, ribonucleic acid. They are nucleic acids, correct. डीएनए और आरएनए क्या होता है? डीएनए और आरएनए ऐसा सब्सटेंस होता है हमारे बॉडी के अंदर में जो कि हमारा जेनेटिक मेकअप डिसाइड करता है। हमारे जीन्स को कंट्रोल, हमारे जीन्स उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं डीएनए के अंदर। जैसे मेरे स्किन का कलर क्या होगा, मेरे बाल का कलर क्या होगा, मेरा हाइट क्या होगा, मेरा बाल स्ट्रेट होगा या कर्ल्स होगा, उसमें मेरे आईज का कलर क्या होगा, मेरा वॉइस कैसा होगा, ठीक है। हर कुछ जो है वो हमारा डीएनए, हमारी बॉडी में डीएनए डिसाइड करता है। डीएनए कहाँ से आता है? पेरेंट्स के पास से आता है डीएनए। आरएनए कहाँ से आता है? आरएनए भी पेरेंट्स के पास से आता है, ठीक है। पर डीएनए जो है वो हमारे जेनेटिक्स को डिसाइड करता है, हम कैसे दिखेंगे, हम कैसा, हमारा हाइट होगा, क्या होगा, कैसा कलर होगा, सब चीज डीएनए डिसाइड करता है। आरएनए क्या करता है हमारे बॉडी में? आरएनए हमारे बॉडी में प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, ठीक है। प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। हमारे बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं और हर सेल में डीएनए प्रेजेंट है, हर सेल में डीएनए प्रेजेंट है। अब इतना सारा डीएनए कैसे बना? तो इतना सारा डीएनए जो है वो आरएनए की मदद से बनता है, ठीक है। सारा डीएनए जो है वो आरएनए के हेल्प से बनता है, ठीक है। आरएनए जो है वो डीएनए के सिंथेसिस में हेल्प करवाता है। अब जो याद रखने वाला बात है वो ये है कि वायरसेस के अंदर दोनों कभी नहीं प्रेजेंट हो सकता है। वायरसेस के अंदर एक टाइम पर डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट नहीं हो सकता है कभी भी। या तो सिर्फ आरएनए होगा या फिर सिर्फ डीएनए होगा, ठीक है। वायरस के अंदर कभी भी एक टाइम पे दोनों नहीं हो सकता है। It can either have DNA in its body or it can have RNA और DNA in its body, ठीक है। RNA और DNA दोनों नहीं हो सकता एक टाइम पे, दोनों में से कोई एक ही होगा, ओके। ये पॉइंट समझ में आया? Yes, ये ma'am. पॉइंट समझ में आया? चलो देखो, they are inert outside their specific host in crystalline form. They are inert outside their specific host in crystalline form. अब वायरस जो होता है ना वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। क्रिस्टलाइन फॉर्म कहने का मतलब जैसे चीनी का पार्टिकल होता है ना, चीनी का जो पार्टिकल होता है, चीनी, शुगर। Yes, ma'am. अगर चीनी को देखोगे, अगर चीनी को देखोगे तो चीनी जो होता है वो क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में शुगर प्रेजेंट होता है। शुगर जो है वो हमेशा क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होता है। शुगर जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होता है। शुगर के अगर मॉलिक्यूल को देखोगे
तो वो इस तरह से कुछ दिखता है। अगर बहुत क्लोजली देखोगे तो इस तरह से कुछ नजर आता है ना। ये एक शुगर का क्यूब है। तो वायरसेस जो है आउटसाइड देयर होस्ट दे आर प्रेजेंट इन क्रिस्टल फॉर्म। वायरसेस जो है अपने होस्ट के बाहर, होस्ट मतलब वायरस जो है वो पैरासाइट है, वायरस जो है वो पैरासाइट है। पैरासाइट क्या होता है? जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करके उसके ऊपर फीड करता है, उसके ऊपर फीड करता है, उसके ऊपर सरवाइव करता है। तो जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एंटर करता है उसको बोलते हैं होस्ट। ठीक है, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एंटर करता है उसको बोलते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो अब क्या लिखा हुआ है कि वायरसेस दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। इनर्ट का मतलब लिखो, इनर्ट का मतलब होता है डोरमेंट और नॉट एक्टिव। वायरसेस जब तक अपने होस्ट के अंदर एंटर नहीं करते हैं तब तक वो इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं। इनर्ट के लिए इनएक्टिव भी लिख सकते हो, इनर्ट के लिए इनएक्टिव भी लिख सकते हो। जब तक वायरसेस होस्ट के अंदर एंटर नहीं करते हैं तब तक वायरसेस इनएक्टिव रहते हैं, तब तक वायरस कुछ नहीं कर सकता। वायरस कब हार्मफुल होता है? जब वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाए वो तब हार्मफुल होता है। जब तक वायरस बाहर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है तब तक वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों कुछ नहीं बिगाड़ सकता? क्योंकि वो इनएक्टिव होता है, उसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं होता। ठीक है, वो इनएक्टिव स्टेट में होता है, डोरमेंट स्टेट में होता है, रेस्टिंग स्टेट में होता है। ठीक है, इनएक्टिव स्टेट में होता है। वायरसेस आर इनर्ट और दे आर इनएक्टिव आउटसाइड द होस्ट बॉडी। ठीक है, होस्ट के बॉडी के बाहर। होस्ट कौन होते हैं? जो कि रहने के लिए जगह देते हैं। तो होस्ट के बॉडी के बाहर जो वायरसेस हैं वो इनएक्टिव रहते हैं, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते उनका। ठीक है, सो दे आर डोरमेंट और दे आर इनर्ट आउटसाइड द होस्ट बॉडी। वायरसेस आर इनर्ट और वायरसेस आर डोरमेंट आउटसाइड द होस्ट बॉडी। ओके, या ये समझ में आया ये पॉइंट? क्योंकि वायरसेस क्या करते हैं, देखो वायरसेस जो होते हैं वो ए सेल्यूलर होते हैं। ठीक है, वायरसेस जो होते हैं वो ए सेल्यूलर होते हैं। ए सेल्यूलर मतलब नॉन सेल्यूलर। नॉन सेल्यूलर मतलब इनके अंदर खुद का कोई मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, खुद का कोई मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है। वायरस के अंदर खुद का कुछ रिएक्शन नहीं हो रहा है, खुद का कुछ भी नहीं हो रहा है, खुद का कोई मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है। ये जो वायरसेस हैं जब ये किसी होस्ट के अंदर एंटर करते हैं, मान लो कि एक होस्ट है, एक ह्यूमन बीइंग है, उसके अंदर ये एंटर करते हैं, तो उसके सेल में एंटर करेंगे, होस्ट के सेल में एंटर करेंगे। ठीक है, इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट्स होते हैं ये। तो ये किसी के सेल में एंटर करेंगे। अब सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सेल के अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए या आरएनए, है ना। सेल के अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए या आरएनए। तो अब ये क्या करते हैं वायरस? ये जैसे ही किसी, इनके पास अपना कोई डीएनए या आरएनए नहीं होता है, इनके पास अपना कोई डीएनए या आरएनए नहीं होता है। ये जैसे ही किसी होस्ट के सेल के अंदर एंटर करते हैं तो उस होस्ट के सेल के डीएनए या आरएनए को अपना डीएनए बना लेते हैं, उसको कैप्चर कर लेते हैं। मान लो ये एंटर किए, डीएनए इनको मिला, ये डीएनए को अपना डीएनए बना लेंगे। ठीक है, इस डीएनए को अपना डीएनए बना लेंगे और इस डीएनए के हेल्प से, मतलब हमारे बॉडी के अंदर एंटर करके हमारे ही डीएनए को यूज करके ये रेप्लिकेट करना स्टार्ट करते हैं। रेप्लिकेट करना मतलब अपना अमाउंट बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। तो ये आउटसाइड द होस्ट सेल दे आर इनर्ट, आउटसाइड द होस्ट सेल दे आर इनर्ट। When do they get active? When they enter inside the cell of another human being or another organism. तो वो क्या करते हैं? होस्ट के सेल के अंदर घुसते हैं। जैसे मेरे बॉडी में कोई वायरस अटैक करता है तो वो मेरे सेल के अंदर घुसेगा। ठीक है, वो सबसे पहले मेरे सेल के अंदर एंटर करेगा, वो मेरे सेल के अंदर एंटर करेगा, उसको मेरे सेल के अंदर मिलेगा डीएनए, उसको मेरे सेल के अंदर डीएनए, मेरा डीएनए मिलेगा उसको।
वो क्या करेगा, वो मेरे डीएनए के हेल्प से खुद को रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा। इसलिए ये जो लिखा हुआ है ना, दे आइदर हैव डीएनए और आरएनए, इसीलिए लिखा हुआ है। या तो ये डीएनए पे अटैक करता है या फिर आरएनए पे अटैक करता है। किसी भी सेल के या तो डीएनए या आरएनए पे अटैक करता है। ठीक है, तो इसलिए या तो इनके पास डीएनए होता है या फिर इनके पास आरएनए होता है। इनको दोनों नहीं चाहिए होता है, क्योंकि इनको बस क्या करना है, इनको अपने अमाउंट को बढ़ा देना है, अपने पॉपुलेशन को बढ़ा देना है। उसके बाद इनके साथ जो भी हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो दे एंटर इनसाइड द सेल ऑफ अ होस्ट, और होस्ट के डीएनए या होस्ट के आरएनए के हेल्प से ये मल्टीप्लाई करके ढेर सारे हो जाते हैं। समझ रहे हो इस बात को? समझ रहे हो इस बात को? बताओ। Yes, ma'am. मैम तो होस्ट का डीएनएस में मल्टीप्लाई करेगा तो मैम उसमें होस्ट जैसा कैरेक्टर आएगा ना? नहीं, होस्ट जैसा कैरेक्टर क्यों आएगा? ये अपने सेल्स को यूज करके अपने ही सेल के अंदर ये मल्टीप्लाई करने लगता है। इनके पास न्यूक्लिक एसिड होता, वेट अ सेकेंड, है ना, दे कंटेन न्यूक्लिक एसिड, दे कंटेन न्यूक्लिक एसिड। इनके पास न्यूक्लिक एसिड होता है, बस इनएक्टिव फॉर्म में होता है। बस इनएक्टिव फॉर्म में न्यूक्लिक एसिड होता है इनके पास। ठीक है, इनके पास न्यूक्लिक एसिड है, बस वो इनएक्टिव फॉर्म में है। होस्ट के डीएनए को यूज करके ये रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। होस्ट के डीएनए को यूज करके ये रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। ओके, ये रिप्रोडक्शन करते हैं हमारे डीएनए के मदद से। मतलब एक वायरस एंटर करेगा और वो एक हफ्ते बाद 1 मिलियन वायरस हो जाएगा हमारे बॉडी में। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को? यस मैम। ओके, किसी और को यहाँ पे कोई डाउट है? नहीं, चलो ठीक है। इसीलिए हम लोग जो घर को सैनिटाइज करते हैं या फिर सरफेस को, जैसे जमीन को, अभी बहुत फिनाइल का यूज बढ़ गया है घरों में, या फिर सैनिटाइजर्स जो हम यूज करते हैं, इसलिए यूज करते हैं ताकि जो वायरस है वो हमारे बॉडी के फ्लूइड तक ना पहुंच सके। क्योंकि एक बार वो फ्लूइड तक पहुंच जाएगा, उसके बाद वो हमारे बॉडी में एंटर कर जाएगा। तो हाथ को बार बार, चेहरे को बार बार टच करने से मना किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग नोज टच कर रहे हैं या अगर इस हाथ से हमारे सलाइवा टच हो जाए हमारे माउथ का, तो क्या है, ये वायरस अगर हमारे हाथ में है तो वो एंटर कर जाएगा। और उसको कोई भी एक सेल चाहिए बॉडी का हमारी बॉडी में एंटर करने के लिए। अब देखो, अगर कोविड वायरस के बारे में बात करें तो कोविड वायरस जो है वो नेजल पैसेज से एंटर करता है। कुछ वायरसेस ऐसे भी होते हैं जो स्किन सेल से एंटर कर सकते हैं। ठीक है, कोविड वायरस की अगर बात करें तो कोविड वायरस जो है, वैसे कोविड इज अ म्यूटेंट वायरस जिसमें टाइम टू टाइम म्यूटेशन होता रहता है। वो अपने शेप को, अपने कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करता रहता है। तो कोविड इज अ म्यूटेंट वायरस, कोविड वायरस इज म्यूटेंट वायरस। म्यूटेंट अभी शायद नहीं समझोगे, म्यूटेंट बस इतना समझो कि जो अपने शेप वगैरह को चेंज करता रहता है। वैसे म्यूटेशन भी आप लोग क्लास 12 में थोड़ा पढ़ोगे। तो कोविड इज अ म्यूटेंट वायरस, बट स्टिल कोविड जो है वो ज्यादातर फैलता है हमारे नेजल पैसेज से या हमारे माउथ के। मोस्टली जो है कोविड का फैलना नेजल पैसेज या माउथ के थ्रू ही देखा गया है। ओके, अब देखो, सर्दी खांसी जो होता है, सर्दी खांसी जो नॉर्मल कफ एंड कोल्ड होता है, नॉर्मल जो कफ एंड कोल्ड होता है हम लोगों को, ये पता है ये भी एक वायरस की वजह से होता है। पता है, जो नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम होता है वो भी एक वायरस की वजह से होता है। वायरस की वजह से होता है, बताओ, आवाज आ रही है ना? यस मैम। राइनो वायरस। कॉमन जो कफ एंड कोल्ड है वो होता है राइनो वायरस की वजह से। कॉमन कफ एंड कोल्ड जो है वो राइनो वायरस की वजह से होता है। इसलिए बहुत बार देखोगे घर में एक किसी को जुकाम हुआ तो सभी लोग को जुकाम हो जाता है। अगर क्लोज कंटैक्ट में रह रहे हो तो सभी लोग को जुकाम हो जाता है। राइनो वायरस की वजह से होता है। राइनो वायरस जो है वो 3 से 7 दिन तक रहता है हमारे बॉडी में, और वायरस के ऊपर कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करता। एंटीबायोटिक हम लोग सिर्फ खुद को सेटिस्फाई करने के लिए खाते हैं। वायरस के ऊपर एक्चुअल में कोई ऐसा दवाई काम नहीं करता है।
वायरस जो है वो उसका लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में उसको जितना हार्म पहुंचाना है वो पहुंचा देता है। अगर इनिशियल स्टेजेस में डिटेक्ट हो जाए तो उसके लिए कुछ किया जा सकता है। पर ये जो खांसी सर्दी जुकाम होता है, डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर तुमको दवाई लिख देंगे, एंटीबायोटिक। डॉक्टर क्या क्या दवाई लिखते हैं? डॉक्टर हमेशा एक तो तुमको विटामिन की गोली लिखेंगे और एक पैरासिटामोल लिखते हैं। पैरासिटामोल क्यों दिया जाता है? ताकि तुम्हारे बॉडी का सिम्टम कम हो जाए, ताकि तुम्हारा जो फीवर है वो फीवर थोड़ा कम हो जाए। तो वायरस के अगेंस्ट कोई एज सच दवाई नहीं होता। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो वायरस के अगेंस्ट इनइफेक्टिव होते हैं। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारते हैं, एंटीबायोटिक वायरस को नहीं मारते हैं। उसके अलावा हम लोग और कुछ वायरसेस देखते हैं, जैसे होता है एचआईवी वायरस। एचआईवी वायरस क्या कॉज करता है? एड्स। एड्स। एड्स कॉज करता है एचआईवी वायरस, एड्स कॉज करता है। तो एचआईवी वायरस के अगेंस्ट भी अगर किसी पर्सन को एड्स है, किसी को अगर एड्स की बीमारी है, तो एड्स जो है वो भी छुआछूत की बीमारी नहीं होती। ऐसा नहीं कि अगर स्किन टू स्किन टच कर रहे हो तो फैल जाएगा, ऐसा नहीं होता। और एड्स के लिए भी एज सच कोई मेडिसिन नहीं है, ठीक है, एड्स के लिए भी कोई मेडिसिन नहीं आया है। उसके अलावा भी हम लोग कुछ वायरसेस के बारे में, कुछ बीमारियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी बस बता रहे थे कि मतलब ये सब नॉर्मल वायरसेस होता है जो कि हमारे आसपास है, जिससे हम लोग अनजान रहते हैं, ठीक है। ये भी कुछ नॉर्मल वायरसेस है। हेपेटाइटिस जो है वो वायरस के थ्रू होता है। तो बहुत सारे वायरसेस हैं, बहुत सारे वायरसेस हैं एनवायरनमेंट में, और वो तब तक हम लोगों को कोई नुकसान नहीं कर सकते जब तक वो हमारे बॉडी में एंटर नहीं करते हैं। Okay, last point. They contain nucleic acid. Nucleic acid is a type of biomolecule जो कि बॉडी में डीएनए आरएनए का फॉर्मेशन करता है। पर वायरस के अंदर डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन तब तक नहीं होता है जब तक वो किसी होस्ट के अंदर एंटर नहीं करता है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड वायरस का तभी काम करेगा जब कोई वायरस होस्ट के अंदर एंटर करे। So they are capable of protein synthesis by the help of host cell. तो वायरसेस जो हैं उनके पास न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। अब न्यूक्लिक एसिड से ही डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन होता है, पर वायरसेस जो है वो डीएनए और आरएनए नहीं बना पाते हैं। कब तक नहीं बना पाते हैं? जब तक वो होस्ट के सेल के अंदर एंटर ना करें। तो इनके पास न्यूक्लिक एसिड होता है और प्रोटीन सिंथेसिस करने का जरूरत है डीएनए या आरएनए बनाने के लिए। तो होस्ट के सेल में जब एंटर करेंगे वायरस, तभी प्रोटीन सिंथेसिस कर पाते हैं, तभी डीएनए या आरएनए बना पाते हैं। जब तक ये होस्ट के सेल के बाहर है तब तक इनका न्यूक्लिक एसिड कोई काम का नहीं होता है, इनएक्टिव होता है, ठीक है। समझ रहे हो इस बात को? इतने पॉइंट्स में कोई कंफ्यूजन? इन 5 पॉइंट्स में किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ठीक है यहाँ तक? Yes, ma'am. ओके। चलो कुछ पॉइंट्स आगे और लिखेंगे, ठीक है, कुछ पॉइंट्स बस लिखेंगे आगे। उसके बाद फिर जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि सारी टॉपिक्स बड़े बड़े हैं। तो ये लिखो, some diseases caused by virus. Some diseases caused by virus. Some diseases caused by viruses. अभी वायरस में बहुत कुछ बच रहा है, पर यही एक छोटा टॉपिक है जो आज हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे, तो इसीलिए यही स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि 7 बजे से आपका नीट पक्का वाला क्लास है ना, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे सर, तो इसलिए यहीं तक आज रखेंगे। इसमें पहला लिखो, टोबैको मोजाइक वायरस। आई विल शो यू सम डायग्राम्स एज वेल। टोबैको मोजाइक वायरस। टोबैको मोजाइक वायरस किस प्लांट में होता है? टोबैको।
Tobacco. टोबैको प्लांट में होता है, राइट। टोबैको प्लांट में होता है टोबैको मोजाइक वायरस। तो ये प्लांट वायरस है या फिर एनिमल वायरस है? टोबैको मोजाइक वायरस कैसा वायरस है, प्लांट या एनिमल? Plant. प्लांट वायरस है ये। Tobacco mosaic virus is a plant virus. फिर से अटक गया क्या? Okay, my Chrome isn't working right now. Tobacco mosaic virus के बाद अगला लिखो yellow vein mosaic, yellow vein mosaic of lady finger, yellow vein mosaic of lady finger. अगला लिखो bunchy top of banana, bunchy top of banana. नेक्स्ट लिखो टोमेटो लीफ कर्ल, टोमेटो लीफ कर्ल। ये सारा प्लांट वायरस है या एनिमल वायरस भी है इसमें से कोई? मैम प्लांट प्लांट वायरस है, सारा ही प्लांट वायरस है। एक और लिखो लीफ कर्ल ऑफ पपाया, लीफ कर्ल ऑफ पपाया, लीफ कर्ल ऑफ पपाया। नेक्स्ट लिखो पोटैटो लीफ कर्ल, पोटैटो लीफ कर्ल। ये सारे ही प्लांट वायरसेस हैं, ठीक है। और लास्ट लिखो टुंग्रो डिजीज ऑफ राइस, टुंग्रो डिजीज ऑफ राइस। Wait a second, I'll show you some diagrams. ठीक है, डायग्राम दिखाते हैं। देखो नजर आ रहा है, आया स्क्रीन पे क्या? No, ma'am. अभी Yes, आया? ma'am. Yes, Okay, ma'am. this is your टुंग्रो डिजीज ऑफ राइस, जिसमें राइस का जो प्लांट है वो पीला पड़ने लग जाता है, ठीक है। वो पीला पड़ के इट स्टार्ट्स डाइंग ऑफ, ठीक है। दिस इज योर टुंग्रो डिजीज प्लांट, टुंग्रो डिजीज ऑफ राइस। आई विल शो यू टोबैको मोजाइक डिजीज।
ठीक है, देख रहे हो टुंग्रो डिजीज ऑफ राइस में जो प्लांट है वो पीला पड़ने लग जाता है. इट स्टार्ट्स ग्रोइंग येलो, येलोइश कलर लेने लग जाता है वो, तो इट स्टार्ट्स ग्रोइंग येलो इन कलर. Okay, I'll show you an example of tobacco mosaic virus now. Second. ये देखो, ये है टोबैको मोजाइक डिजीज. पैचेस नजर आ रहा है, मोजाइक लाइक पैचेस नजर आ रहा है. Yes, ma'am. दिस इज योर टोबैको मोजाइक डिजीज. ठीक है, टोबैको मोजाइक डिजीज है ये. एक सेकेंड, एक और डायग्राम दिखाते हैं. बनाना बंची टॉप डिजीज. दिस इज योर बनाना बंची टॉप डिजीज. बनाना के ऊपर वाले पार्ट में जो है वो बंच की तरह फॉर्म होने लगता है. इसमें फ्रूट नहीं बन पाता है और जो लीव्स है वो बंच के फॉर्म में प्रेजेंट हो जाता है. दिस इज योर बनाना बंची टॉप डिजीज. ठीक है, दिस इज योर बनाना बंची टॉप डिजीज. ओके, देख रहे हो? Yes, ma'am. जस्ट अ सेकेंड, आई विल शो यू वन मोर. एक और दिखाते हैं. Okay, look at this one. Wait a second. Just wait a second. ये देखो, पपीता का प्लांट है ये. पपीता का लीफ जो है ये किस तरह से कर्ल हो गया. पपीता का लीफ जनरली ऐसे होता है ना, फैला हुआ होता है ना, इस तरह से फैला हुआ होता है. ये देखो कैसे कर्लिंग हो गया है इसमें. देख रहे हो कर्लिंग? देख रहे हो इसमें ये जो कर्ल हुआ है? Yes, ma'am. This is papaya leaf curling. Okay, this is also caused by a virus. ये भी एक वायरल डिजीज के वजह से हो रहा है. तो ऐसा कुछ हो जाता है प्लांट्स के साथ. These are some of the diseases that I wanted you to see. ये कुछ डिजीजेस हैं जो देखने की, जो देखो जिससे कि समझ सको कि हो क्या रहा है एक्चुअली. टोमेटो लीफ कर्लिंग जो है ना, टोमेटो लीफ कर्ल, उसमें भी वही होता है. टोमेटो के जो पत्ते हैं वो कर्ल हो जाते हैं. पोटैटो लीफ कर्ल में भी वही चीज होता है, इसलिए टोमेटो और पोटैटो लीफ कर्ल नहीं दिखा है. ठीक है मैम, तो ये सब ठीक कैसे होता है मैम? ये सब ठीक कैसे होता है? जनरली ठीक नहीं हो पाता है, जनरली डेड. क्योंकि वायरस के अगेंस्ट एज सच कोई बहुत प्रॉपर मेडिसिन या कुछ आया नहीं है, तो जनरली ये जो है ये खुद ही डेड हो जाता है, खुद ही प्लांट को खत्म कर देता है ये. ठीक है, वायरसेस के अगेंस्ट मेडिसिन की कमी है. वायरसेस के अगेंस्ट रिसर्च भी कम हुआ है आज तक वर्ल्ड में, और बहुत कम ही वायरस के अगेंस्ट जो है वो प्रॉपर. एड्स के अगेंस्ट भी अगर देखो ना, मेडिसिन अगर प्रेजेंट है, एड्स के खिलाफ भी अगर मेडिसिन प्रेजेंट है, तो वो मेडिसिन बस कुछ टाइम तक लाइफ को बढ़ाता जाता है. ऐसा नहीं है कि वो परमानेंटली पर्सन को ठीक कर देगा. कोई भी ऐसा बीमारी नहीं होता है. या तो वायरस कम इफेक्टिव होता है, जैसे जो सर्दी खांसी जुकाम वाला वायरस होता है, राइनो वायरस, वो खुद ही कम इफेक्टिव होता है, वो कुछ टाइम पीरियड के बाद खुद ही डेड हो जाता है. तो वायरस या तो बॉडी में खुद ही डेड हो जाता है या फिर वो अपने होस्ट को किल कर देता है. ठीक है, तो जनरली इनके अगेंस्ट कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में. ऐसा भी नहीं है, अगर वीक है वायरसेस तुम्हारे बॉडी का, अगर तुम्हारी बॉडी का इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो वायरसेस से तुम्हारा बॉडी लड़ सकता है. अगर तुम्हारा बॉडी नहीं लड़ पाता है
तो मेडिसिन बहुत इफेक्टिव नहीं होते, वायरस के केस में मेडिसिन आर नॉट वेरी इफेक्टिव। ठीक है, ओके, समझ रहे हो? यस मैम। तो जनरली दे एंड अप किलिंग दी प्लांट्स, जनरली ये प्लांट्स को किल ही कर देते हैं, प्लांट्स को किल कर देते हैं ये जनरली। ठीक है, तो दीज वर सम diseases that are caused by viruses in plants। ये कुछ diseases हैं जो plants में देखने को मिलते हैं। ठीक है, all of these were plant diseases। तो प्लांट वैसे भी आप पहचान जाओगे प्लांट डिजीजेस को, अगर बनाना लिखा हुआ रहेगा तो आप पहचान जाओगे प्लांट डिजीज है। लेडी फिंगर है तो भिंडी है, प्लांट डिजीज है। टोबैको इज अ प्लांट डिजीज, टोमेटो इज अ प्लांट डिजीज। तो जनरली आप पहचान जाओगे प्लांट डिजीज देख करके। टुंग्रो डिजीज किसका है? तो राइस का है, राइस में होता है। देखो राइस ऐसा पीला पड़ जाता है, पेड़ जो है ऐसा पीला पड़ जाता है और फसल जो है वो बर्बाद हो जाता है उसमें। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, बताओ बताओ। यस मैम। ओके, सो वील कीप इट टिल हियर फॉर टुडे। अगले क्लास में हम लोग वायरस के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में वील डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। इज दैट ओके? यस मैम। चलो, सो वील कीप इट टिल हियर फॉर टुडे। किसी को कोई डाउट्स? नो मैम। मैम द क्वेश्चन वाज थर्ड नेम यूज्ड इन ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर इज। The third name used in trinomial nomenclature is, okay, options देना। Options are class, order, genera and subspecies. Class, order, genera. Answer will be subspecies। मैम सबस्पीसीज किया था मैम, गलत हो गया। कहाँ पे टेस्ट था? कौन सा टेस्ट था? मैम अभी तो सैटरडे को हुआ था। अच्छा, इंस्टीट्यूट का टेस्ट था। यस मैम। यस मैम। तो आंसर गलत था। ठीक है, सब स्पीशीज होना चाहिए। और मैम एक डाउट Subspecies और ही था मैम। हाँ, एक बताओ और क्या था? सब स्पीशीज होगा, उसमें हम करेक्शन करवा देंगे। सब स्पीशीज होगा। Kew in England is famous for। Kew in England is famous for its botanical garden। मैम बोटानिकल गार्डन किए थे मैम, वो भी गलत हो गया। आंसर क्या है? हर्बेरियम। ओ हाँ, क्यू में हर्बेरियम भी है। यस मैम, गलत हो गया था मेरा भी। क्यू में हर्बेरियम भी है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हर्बेरियम है शायद। क्यू में हर्बेरियम भी है। क्यू इंग्लैंड, इंग्लैंड ना, क्यू इंग्लैंड में हर्बेरियम भी है। तो हर्बेरियम कुड बी द राइट आंसर। हर्बेरियम ही राइट मैम आंसर। एनसीईआरटी में बोटानिकल गार्डन दिया हुआ है मैम। क्यू बोटानिकल गार्डन से दिया हुआ है। क्यू Yes, में sir. पर हर्बेरियम भी है, उस बोटानिकल गार्डन में ही हर्बेरियम भी है। तो हो सकता है इस वजह से। वैसे बोटानिकल गार्डन भी गलत नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ओवरऑल टेस्ट कैसा हुआ? अच्छा गया मैम। ओके, जस्ट अ सेकंड। मैम 10 मार्क्स तो ये लेके चला गया मैम, 2 तो गलत हो गए। क्यू जो है वो ज्यादा फेमस अपने बोटानिकल गार्डन के लिए ही है। क्यू में हर्बेरियम भी है, पर क्यू जो है वो ज्यादा फेमस अपने बोटानिकल गार्डन के लिए है, क्योंकि क्यू में रॉयल बोटानिकल गार्डन है ना। तुम लोग क्या किए थे, हर्बेरियम किए थे या बोटानिकल गार्डन? मैम हम बोटानिकल गार्डन किए। बोटानिकल गार्डन किए थे तब गलत हुआ है। यस Yes, मैम। ma'am. अच्छा, तो बोटानिकल गार्डन ही होगा। क्यू अपने रॉयल बोटानिकल गार्डन के लिए फेमस है। ठीक है, तो रॉयल बोटानिकल गार्डन ही होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। ये दोनों ऑप्शंस, ये दोनों आंसर्स इनकरेक्ट है। हम एक बार इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, हम एक बार इंस्टीट्यूट में इन्फॉर्म कर देंगे इस चीज को। ओके, ओके मैम। 10 मार्क्स इसमें चला गया। अदरवाइज कैसा हुआ? अच्छा गया मैम। ठीक था? कैसा हुआ? फिजिक्स केमिस्ट्री कैसा हुआ? फिजिक्स अच्छा गया मैम, थोड़ा केमिस्ट्री प्रॉब्लम हुआ। मैम केमिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम हुआ। केमिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम हुआ। अच्छा, ओवरऑल स्कोर कितना था? आई वोंट जज, हमको बता सकते हो, हम जज नहीं करेंगे। 219। 219, ओके। और बाकी कोई बताना चाहेगा? अदिति? मैम 133। 133, ओके ओके, ठीक है। पहला टेस्ट है और एमसीक्यू की आदत भी नहीं है अभी आप लोगों को, धीरे धीरे आदत लग जाएगा। नेगेटिव मार्किंग का भी हैबिट नहीं है आप लोग को,
तो और बहुत टाइम से एग्जाम्स भी नहीं दिए हो, तो बहुत सारा फैक्टर्स है, पढ़ते रहो, स्कोर को इम्प्रूव करने का कोशिश करो, ठीक है। तो डोंट वरी, स्टार्टिंग में होता है थोड़ा मार्क्स वार्क्स कम आता है, पर अभी घबराना नहीं, अभी 2 साल बचा हुआ है। 133 से 533 633 पहुंचा लोगे तुम लोग, ठीक है, और 219 से 519 619 पहुंचा लोगे, ठीक है। तो परेशान नहीं होना अभी से, ओके। तो वील कीप इट टिल हियर फॉर टुडे, कोई और डाउट्स हो तो ग्रुप पे भेज सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, ओके मैम। ओके, चलो, थैंक यू सो मच, बाद में मिलते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं फिर। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू, Thank you, ma'am. थैंक यू, ओके, या थैंक यू।